दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, हमारे देश में जाति के नाम पर जो नफरत प्रायोजित रूप से फैलाई जा रही है, इसके साथ ही लोगों के जहन में तमाम प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, शंकाएं उत्पन्न हो रही। हमारी टीम के कुछ साथियों ने भी इस व्यवस्था और इस विमर्श के ऊपर कुछ सवाल पूछे, जिनके समाधान के लिए मुझे लगा कि कुछ बुनियादी बात करना जरूरी है। साथियों, हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था, दोनों में अंतर है और इस अंतर को जानना बहुत जरूरी है। वर्ण व्यवस्था पेशे पर, गुण, कर्म पर आधारित है और जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। जाति में बदलाव नहीं है, जो पिता की जाति है वही पुत्र की जाति है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में बदलाव के लिए पूरा स्थान है, पूरी गुंजाइश है। गुण, कर्म, पेशे के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर वर्ण बदल जाता था। जैसे आप प्राचीन भारत में आप देखिए, नाम उठाइए, लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा, गार्गी, ये महिलाओं के नाम है। इनके नाम के पीछे जाति सूचक शब्द नहीं है, सरनेम नहीं है। पुरुषों के नाम उठा लीजिए, भरत, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सुदास, ये सब राजाओं के नाम रहे हैं, राज परिवारों के ऋषियों के नाम रहे हैं। इनके नाम के पीछे आपको सरनेम नहीं मिलेगा, जाति सूचक शब्द नहीं मिलेगा। आप इसके बाद और आ जाते हैं महाजनपद काल में, तो आपको राजाओं के नाम देखिए, चंद्रगुप्त, मौर्य, ये मौर्य जाति नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, चाणक्य। चाणक्य के नाम के पीछे भी आपको शुक्ला, द्विवेदी, तिवारी, चतुर्वेदी, पांडे, वाजपेयी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जाति सूचक जो शब्द हैं ये बाद में आए हैं। उस समय जाति नाम की चीज ही नहीं थी। कोई भी व्यक्ति गुण, कर्म, पेशे के आधार पर अपनी पोजीशन समाज में हासिल करता था। आप अगर ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे, हर वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेदों की भाषा को आसान तरीके से समझाने के लिए लिखे गए थे, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। इसी में एक वेद है ऋग्वेद, उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय उस समय के एक ब्राह्मण थे, इंटेलेक्चुअल थे, जिन्होंने ऋग्वेद का एक ग्रंथ लिखा। उसका नाम ऐतरेय ब्राह्मण पड़ा। और उस व्यक्ति का नाम ऐतरेय क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी माता का नाम था इतरा और वो कहा जाता है कि वो शूद्र थी। तो उनका बेटा, जैसे कुंती का पुत्र कौन्तेय, राधा का पुत्र राधेय, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, तो उसी प्रकार इतरा का पुत्र ऐतरेय, और इतरा शूद्र थी, इसका उल्लेख किया गया है वेद में। और उनका बेटा अपने गुण, कर्म, प्रतिभा, ज्ञान के बल पर उसने ब्राह्मण ग्रंथ लिखा। तो स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपने गुण, कर्म, व्यवसाय, प्रतिभा के बल पर अपनी पोजीशन बदल सकता था, हासिल कर सकता था। साथियों, इसके बाद और आप आगे आएंगे, सातवाहन वंश मिलेगा आपको गुप्त वंश मिलेगा। वहां पर भी जाति सूचक शब्द आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जो जाति की सूचना देता हो। उस समय तक देश में जाति व्यवस्था नहीं थी। गुप्त पीरियड में आप आ जाइए, वहां पर आपको तमाम तरह के ऐसे पात्र मिलेंगे कहानियों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में, जिसमें उनका सरनेम नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब साफ है कि उस समय तक भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि उस समय शोषण नहीं हुआ होगा। ध्यान रहे, हर समय में ताकतवर के द्वारा कमजोर का शोषण होता है। ताकतवर को अपनी ताकत का अहंकार होता है, मानवीय स्वभाव है, और अहंकार जब भी होता है तो उस अहंकार को झेलना पड़ता है कमजोर आदमी को। वो कमजोर का शोषण होता है, अत्याचार होता है। तो उस समय भी हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाति के आधार पर तो नहीं हुआ होगा, इतना तो तय है, क्योंकि जाति उस समय थी ही नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि गुप्त पीरियड आता है। हाँ, गुप्त पीरियड में जो है सामंतवादी दौर मजबूती से अपने पैर फैला रहा था, और सामंतवादी दौर में कुछ ऐसे नियम कानून बने जिसमें सामंतशाही लोगों ने कुछ ऐसे कानून बना दिए
जैसे मनुस्मृति में कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं आपको। मनुस्मृति कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये बात समझिएगा। मनुस्मृति उस समय का सामंतशाही कानून है, कानून की एक किताब है, और वो सामंतवादी दौर में सामंतों के द्वारा लिखी और लिखवाई गई थी। तो साथियों, ये जो गुप्त पीरियड आता है, यहां पर सामंतवाद चरम पर होता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कमजोर पड़ती है और वर्ण व्यवस्था जाति में बदलने लगती है। अरबों के आक्रमण होते हैं, तुर्कों के आक्रमण होते हैं, अफगानों के आक्रमण होते हैं। इसी दौर में राजपूत पीरियड में जाति व्यवस्था जो है अपनी जड़ जमा लेती है, मजबूत हो जाती है। और राजपूत पीरियड के बाद आपको ऐतिहासिक जो पुरुष हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं, इनके सरनेम आपको मिलने लगेंगे राजपूत पीरियड में। तो साथियों, देश में जो जाति व्यवस्था स्ट्रांग होती है वो राजपूत पीरियड में होती है। और इस समय भी आप देखेंगे जाति के नाम पर वो शोषण नहीं होता था जो आज हमारे जहन में प्रायोजित रूप से फैलाया जा रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। साथियों, आप देखेंगे कि एक संत होते हैं रामानंद, कहा जाता है वो ब्राह्मण थे। उनके शिष्यों में से कबीर और रविदास दो शिष्य होते हैं, और तो ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। कबीरदास जी और रविदास जी बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं अपने समय के। और इन इंटेलेक्चुअल लोगों ने जिस व्यक्ति को गुरु माना, रामानंद, उसका भी कोई सरनेम नहीं मिलेगा आपको, जाति सूचक शब्द उसके नाम के पीछे नहीं मिलेगा। जी हां, तो ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर जो कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया। तो एक ब्राह्मण रामानंद रविदास को, जो जूते बनाने का कार्य करते थे व्यवसाय से, उनको गुरु बनाते हैं। रविदास को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये दो इंटेलेक्चुअल लोग, कबीरदास जी, रविदास जी, इन्होंने रामानंद को गुरु माना। किसी ऐसे अरे गहरे व्यक्ति को ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग गुरु मान भी नहीं सकते हैं, समझिएगा दोस्तों। तो हमारे देश में जो जाति व्यवस्था के नाम पर जो शोषण, जिसको हमारे जहन में ऐसे भरा जाता है कि सदियों से होता आ रहा है, वो जाति के नाम पर नहीं हुआ। हाँ, ताकत और कमजोरी के बीच जरूर हुआ है, कहीं कहीं पर सामंतशाही दौर में वो ज्यादा हुआ है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जाति के नाम पर तो नहीं हुआ है। साथियों, हमारे देश में जो आज जाति व्यवस्था है ये ऑफिशियल है, ये सरकारी है, सरकारी दस्तावेजों में है कि जो पिता की जाति है वही पुत्र की जाति होगी, वो बदली नहीं जा सकती। वर्ण व्यवस्था में पूरी गुंजाइश थी। आप देखिए महाभारत नाम का जो महाकाव्य है, उसके रचयिता वेदव्यास हैं, और कहा जाता है कि ये शूद्र थे, लेकिन बाद में अपनी प्रतिभा, इंटेलेक्चुअलिटी, या माता उनकी शूद्र रही हैं, तो अपनी प्रतिभा, इंटेलेक्चुअलिटी के बल पे उन्होंने अपनी पोजीशन दूसरी हासिल की और उन्होंने महाकाव्य महाभारत लिखा। वाल्मीकि के बारे में कहा जाता था कि वो भी शूद्र थे, मतलब उनके पूर्वज रहे होंगे, उनके माता पिता रहे होंगे, लेकिन अपनी प्रतिभा, योग्यता के बल पे उन्होंने रामायण महाकाव्य लिखा। आप देखिए, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये गुण कर्म पेशे के आधार पे थी, और जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर थी, जिसका समय आपका राजपूत पीरियड से आपको दिखाई पड़ता है। तो साथियों, अभी जो कुछ लोगों के सवाल होते हैं, ब्राह्मणों को दोष देने या ब्राह्मणों को गाली देते हैं, तो दोषी ठहराते हैं, तो इसको लेकर के कुछ जो चीज़ें हैं, जो सवाल उठे हैं, उसका भी समाधान मैं करता हूं। साथियों, जो आज आपको सरनेम दिखते हैं, शुक्ला, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, वाजपेयी, मिश्रा, साथियों ये डिग्रियां और उपाधियां हैं। डिग्रियां और उपाधियां तत्कालीन व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में जो विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, गुरुकुल, उनके द्वारा
डिग्रियां दी जाती थी एक खास अध्ययन, खास पढ़ाई करने के बाद। जैसे आज प्रोफेसर, डॉक्टर, लेक्चरर ये डिग्री मिलती है, वैसे उस समय द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये सब डिग्रियां मिलती थी एक खास अध्ययन करने के बाद। और धीरे धीरे क्या हुआ, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था समाप्त हुई, प्राचीन विश्वविद्यालय तहस नहस हो गए, खत्म हो गए। तो जाहिर सी बात है अब वो डिग्रियां जो एक खास पढ़ाई पढ़ने के बाद मिलती थी वो मिलनी बंद हो गई। तो जिसके पिता को कभी डिग्री मिली होगी 20-25 पीढ़ी पहले, 15-20 पीढ़ी पहले, उसके वंशज धीरे धीरे अपने पिता की डिग्री अपने नाम के पीछे लगाते आ रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल, नालंदा विश्वविद्यालय का दौर, एक व्यक्ति का नाम गोपाल, उसके 4 पुत्र। एक पुत्र ने विश्वविद्यालय जाकर के वेदों का अध्ययन किया, उस समय की शिक्षा व्यवस्था में एक डिग्री हासिल की, द्विवेदी, त्रिवेदी या चतुर्वेदी, तिवारी। और उसके दूसरे बेटे को पढ़ने लिखने मन नहीं लगा, वो हृष्टपुष्ट था शरीर से, अपने घर के पशुओं को संभालने लगा, पशु व्यापार करने लगा, पशु व्यवसाय करने लगा। दूसरा हो गया आपका कुशवाहा, जिसे कुशवाहा कहते हैं, उन्होंने अपना सब्जी बागान वगैरह इसका व्यवसाय करना स्टार्ट किया। तो गोपाल के ही एक पुत्र विश्वविद्यालय गए, उन्होंने वहां से डिग्री हासिल की, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी की। और उसका दूसरा बेटा जिसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, उसने दूसरा व्यवसाय किया। तो जो विश्वविद्यालय पढ़ने गया था उसके बाद उसके वंशज वो डिग्री लगाने लगे अपने नाम के पीछे, और जो पढ़ने नहीं गए थे उनके लोग अपने नाम के पीछे अलग डिग्री लगाने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये डिग्रियां हैं ये जाति सूचक शब्द बन गई। और हम अपना मूल अगर खोजेंगे तो पाएंगे कि हमारे समाज में जो दूसरे लोग हैं वो हमारे ब्लड रिलेशन में हैं। जी हाँ, डीएनए टेस्ट अभी टेक्नोलॉजी थोड़ा और डेवलप होगी तो आप देखेंगे कि आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी, अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आप एक बूंद अपना खून का चुआएंगे, गिराएंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका डीएनए क्या है, कैसा है। और अगर किसी पड़ोसी का मिला देंगे तो पता चलेगा कि 15-20 पीढ़ी पहले वो आपका ही रिलेटिव रहा है जो दूसरी जाति से है। जी हाँ, ऐसा संभव है। तो साथियों, हमारे देश में जो जाति के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, इससे हमें बचना होगा और ये समझना होगा कि जिस गांव, समाज, क्षेत्र में, कस्बे में हम रह रहे हैं, हमारे बीच तथाकथित दूसरी जातियों के जो लोग रह रहे हैं, हम सब आपस में भाई ही हैं। हमारे सबके पूर्वज एक ही हैं। और ना भी रहे हों तो हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना है, एक ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें प्रेम हो, सद्भाव हो, समन्वय हो, सामंजस्य हो, और नफरत के लिए किसी भी प्रकार की, किसी भी आधार पर नफरत के लिए कोई स्थान न हो, नफरत के लिए कोई गुंजाइश न हो। और हमें अपनी असल समस्याओं को समझना होगा। हमारी असली समस्या है महंगी और खराब चिकित्सा व्यवस्था, महंगी और खराब शिक्षा व्यवस्था, ये शोषक उत्पीड़क पुलिस व्यवस्था, 1860 का पुलिसिया उत्पीड़न का कानून। साथियों, निरंकुश नौकरशाही, प्रशासनिक रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये असल समस्याएं हैं। और जो हमारे देश के जो तथाकथित राजनेता हैं, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टियां बन गई हैं, ये शासन करने के लिए हमें अंग्रेजों की भांति ही हम में फूट डाल रही हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले हिंदू और मुसलमान करके हमारे देश का विभाजन कर डाला, जमीन बांट डाली, भारत और पाकिस्तान अलग कर दिया। और ये आज के जो काले अंग्रेज हैं, हमारे राजनेता, ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारी आत्मा बांट रहे हैं, हमारे जहन बांट रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि समाज में जब हम बाहर निकलते हैं तो पहले ये पता करने का प्रयास करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का सरनेम क्या है, उसकी जाति क्या है, उसके बाद फिर तय करते हैं मन में कि अब बात कैसे की जाए। तो साथियों, इस प्रकार के जो हमारे काले जहन हो गए हैं, हमें इन्हें साफ करना होगा। और इसके लिए समझना होगा कि हमारे समाज में जो भी लोग रह रहे हैं, हम सब आपस में किसी एक ही पूर्वज की संतान हैं, भाई भाई ही हैं। आपस में किसी भी प्रकार की नफरत के लिए कोई गुंजाइश, कोई स्थान न हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,
जय जनता, जय संविधान।